देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि ये कैसे पेंटिंग बना रहे हैं। और ये जो बनी हुई पेंटिंग है इन्हीं की है। इतना फाइन वर्क है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ पेंटिंग है ये। और इनका नाम है, मैं आपको बताती हूँ, गौकरण नाम है। गौकरण पाटिल हैं। और ये सुन बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब हाथ से साइन लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है तो दोनों हैंड्स भी नहीं हैं इनके, तो पैरों से ये साइन लैंग्वेज भी करते हैं, अपना सारा काम करते हैं और पेंटिंग भी बनाते हैं। और छोटे बच्चों को पेंटिंग सिखाते भी हैं एंड कंप्यूटर भी बहुत अच्छा करते हैं। ये जो पेंटिंग बनाने के बाद इनको क्या किया जाता है? क्योंकि गौकरण के पास अभी जॉब नहीं है। कोविड के पहले ये रेगुलर यहाँ जॉब कर रहे थे। अभी ये यहाँ पे पेंटिंग्स बनाते हैं और इनकी जो भी पेंटिंग्स यहाँ से हम सेल आउट करवा पाते हैं उसका पैसा हम गौकरण को उपलब्ध करवा देते हैं। वाकई बहुत अच्छी लग रही है पेंटिंग देख के। अभी हमारे सामने बच्चे साइन लैंग्वेज में बात करने वाले हैं। उनको आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमारे साथ पद्मा शर्मा जी है जो साइन लैंग्वेज को हम लोग को ट्रांसलेट करेंगी। ये गौकरण है। ओह वाह, ये क्या कर रहा है यहाँ, क्या कर रहा है? यस, ये पेंटिंग बना रहा है। वेरी गुड। तुम लोगों को आता है पेंटिंग बनाते? आता है? नहीं आता? तुमको थोड़ा थोड़ा आता है? पसंद? गुड। ये अच्छा है कि बुरा है? देख लिया आप लोगों ने, साइन लैंग्वेज ने बता दिया कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है। बहुत पसंदीदा टीचर है। बच्चे बोल रहे हैं हमें बहुत पसंद है गौकरण। इन्होंने BFA किया है। BFA करने के बाद इन्होंने BFA कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तुमने बताएंगे। उन्होंने क्या किया है वो लिख के बता रहे हैं। BFA एंड MFA, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। जी बहुत अच्छा है। वो तो देख के ही लग रहा है कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ड्राइंग है। और यहाँ पे क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं छोटे बच्चों को पेंटिंग सिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक इन्होंने CM के स्केच बना के उनको दिया है, गवर्नर का स्केच बना के उनको दिया, और भी कई नेता, कलेक्टर, IAS के स्केच बना के उनको गिफ्ट किए हुए हैं। बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरठ छत्तीसगढ़ में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पद्मा शर्मा जी जो कि फाउंडर हैं कोपलवाणी की। आपका बहुत बहुत नमस्कार और आपने इतना टाइम दिया हमें। मैं आज ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कोपलवाणी है क्या और ये संस्था क्या काम करती है? कोपलवाणी जैसे कि नाम से ही है कि कोपल, तो हम जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और ये स्पेशली दिव्यांगता तो कई तरह की होती है, पहले जैसे 7 तरह की थी और अभी 21 तरह की दिव्यांगता आ गई हैं। तो स्पेशली हम जो काम कर रहे हैं वो 3 तरह की दिव्यांगता पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। जी। हमारा स्पेशल स्कूल है ये, और जिसमें बच्चे सुन नहीं पाते हैं और नहीं सुन पाने की वजह से बोल भी नहीं पाते हैं, दोहरी दिव्यांगता से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब हम सामान्य स्कूल में भेजते हैं तो वो बच्चे सुन नहीं पाते, और सामान्य स्कूल में जब टीचर बात करता है या पढ़ाता है तो उसे वो समझ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में उन्हें विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे, उनको स्पेशल स्कूल नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक रेसिडेंशियल स्कूल 2004 में स्टार्ट किया था, लगभग 18 साल पहले। एक कमरे से 4 बच्चों से ये स्कूल स्टार्ट हुआ था, और वर्तमान में यहाँ 90 बच्चे यहाँ रहते हुए अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। जी, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं कि बाहर से भी आते हैं?
पूरे छत्तीसगढ़ के 80% बच्चे यहाँ पे हैं। खासतौर से रायपुर के बाहर के ही बच्चों को हमने यहाँ एडमिशन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट रायपुर में 2-3 और भी स्कूल्स हैं जहाँ पे वो अप डाउन करके अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं उनको आवासीय सुविधा चाहिए है, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ के 80% बच्चों को रखा है। और 20% बच्चे जैसे मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो वो सभी बच्चे भी यहाँ पे अपनी सुविधाएं ले रहे हैं। तो आप यहाँ कब से काम करती हैं? लगभग 18 वर्ष पहले मैंने ही इस स्कूल को प्रारंभ किया था और मेरे सहयोगियों के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया था। और एक कमरे से 4 बच्चों से ये स्कूल स्टार्ट हुआ था और बस इस तरह से चल रहा है अभी। तो आपने कुछ लैंग्वेज की मतलब पढ़ाई की होगी, आपने कहाँ से पढ़ाई की और कितना टाइम लगा? हाँ जी, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है, स्पेशल एजुकेटर्स कहलाते हैं हम लोग। तो मैंने खासतौर से हियरिंग चैलेंज बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएड किया था और उसके बाद मैंने बीएड भी किया, स्पेशल बीएड किया। और डीएड करने के बाद मुझे लगा कि इन बच्चों की जो दिव्यांगता है वो दिखाई नहीं देती है, देख के आप इनको महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सामान्य बच्चों जैसे ये दिखेंगे। एक विजुअली इम्पेयर्ड भी बच्चा है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है तो आप देख के पहचान लोगे कि इससे ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती होंगी। बट इन बच्चों की जो परेशानियां हैं, जब आप इनके साथ रहोगे, इनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे, इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करोगे या बच्चा आपको समझाने की कोशिश करेगा और ना आप नहीं समझ पाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि इन बच्चों की विडंबना क्या है। तो इसलिए स्पेशली हम हियरिंग चैलेंज बच्चों के साथ अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितने टीचर्स हैं और क्या क्या पढ़ाई होती है? यहाँ क्लास 1 से लेके 12th तक की एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। और छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज भी हमने प्रारंभ किया जिससे कि दिव्यांग बच्चे हायर एजुकेशन से जो वंचित हो रहे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कॉलेज नहीं होने की वजह से जिनके पेरेंट्स कैपेबल थे वो बाहर भेज दे रहे थे, लेकिन जिनके पेरेंट्स नहीं थे वो ड्रॉप आउट हो जा रहे थे 8th एंड 10th के बाद। तो ऐसी स्थिति में बच्चे हायर एजुकेशन से भी जुड़े, जिसमें कि हमारे यहाँ बीए की सुविधा है ग्रेजुएट करने के, और उसके अलावा डीसीए के कोर्सेज मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बच्चे कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि एक गांव से आया हुआ बच्चा जो अपना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, अपने आप को एबल नहीं बता पा रहा था समाज के सामने कि मुझे क्या क्या आता है, तो वो बच्चे आज स्थापित हुए हैं कहीं ना कहीं। और आप कहीं भी अभी जाएंगे, रिलायंस मार्ट है, कलर्स मॉल है, नुक्कड़ है, टपरी है, और अभी अभी हमने शुभम के मार्ट में भी अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो शुभम के मार्ट में भी हमारे बच्चे तो सभी स्थापित हो गए हैं। और जो बच्चे पहले डिपेंडेंट थे आज वो इंडिपेंडेंट हुए हैं और अपने ही परिवार को सहयोग भी कर रहे हैं आर्थिक रूप से। मतलब यहाँ पढ़ने के बाद उनका फ्यूचर भी एक सिक्योर हो जाता है कि कहाँ उनको जॉब मिली, कहाँ गया। शिक्षा का मायने ही वही है कि आप यदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए तो वो शिक्षा का मूल्य नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि दिव्यांग बच्चा अपने आप को स्थापित कर पा रहा है इतने सारे चैलेंजेस के बाद, कभी स्पेशल एजुकेटर्स की कमी होती है, रिसोर्स पर्सन्स नहीं होते हैं, माहौल वैसा नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद उस बच्चे का उस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में एक टफ टारगेट होता है। तो यहाँ कितने से कितने एज के बच्चे हैं और लड़के लड़कियाँ दोनों हैं? हाँ, यहाँ पे 5 साल से लेके 22 साल तक के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को आवासीय सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। और सिर्फ बच्चों को शिक्षण से नहीं जोड़ा जा रहा है। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं सोमा जी, तो अधिकांशतः दिखाई देता है कि 8th पास करने के बाद सामान्य स्कूल से बच्चा यहाँ आ गया। अब ऐसी स्थिति में ना वो लिख पढ़ पा रहा है, ना वो साइन लैंग्वेज समझ पा रहा है। मतलब हमारे लिए तो डबल चैलेंजेस हो जाते हैं कि उसको हम साइन लैंग्वेज शुरू से सिखाएं कि 9th का कोर्स करवाएं। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि जो बच्चे शिक्षण में बहुत कमज़ोर हैं और अधिकांशतः इनकी लैंग्वेज इनको रहती नहीं है, तो इनकी ग्रामर भी बहुत बेकार होती है, तो नहीं लिख पाते, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। तो हम सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में जा सकता है, कौन सा बच्चा यदि नहीं जा सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग पे हम उनको कन्वर्ट करते हैं। तो वोकेशनल में हमारे पास जैसे सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण है, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण है, कंप्यूटर प्रशिक्षण है। अभी हमने बहुत अच्छी पहल करी है, मेरे को लगता है ये राष्ट्रीय स्तर पे ये पहल होने जा रही है कि हमारे बच्चे योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में आगे उभर के आने वाले हैं। तो वो ऐसे स्किल, ऐसी चीज़ें हम उन्हें सिखा रहे हैं जिसमें बोलने सुनने का, कम्युनिकेशन का। फोटोग्राफी में हमारे बच्चे जा रहे हैं, निमोरा ट्रेनिंग सेंटर में हमारे बच्चों को फोटोग्राफी में बुलवाया जा रहा है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स उनको दी जाती है जिससे कि ज़्यादा बोलने की आवश्यकता ना पड़े और बच्चे को रोज़गार मिल जाए, और वो कहीं जॉब नहीं भी कर पाया तो इंडिपेंडेंट अपने घर से ही कुछ चीज़ें कर सके।
तो जैसे जब नए बच्चे आते होंगे तो उनको एनवायरनमेंट तो अच्छा लगता नहीं होगा, जैसे छोटे बच्चे भी आते हैं और जैसे कई पेरेंट्स बच्चे रखते हैं, जब उनको नहीं होता तब ये यहाँ छोड़ते हैं, तो उनमें कैसे एनवायरनमेंट को मैच कर पाते हैं? ये हम लोगों को लगता है कि ये बच्चे यहाँ जल्दी सेट नहीं हो पाते। जब हम सामान्य बच्चों की बात करते हैं तो सामान्य बच्चे नहीं, हम हॉस्टल नहीं जाएंगे बोल के अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं। पर ये बच्चे जब पहुँचता है तो मैंने देखा है कि वो मुश्किल से, बहुत रेयर है कि वो एडजस्ट नहीं होता है। मुझे लगता है एक दिन का बच्चा भी यहाँ एडजस्ट हो जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उसको अपने जैसे माहौल मिलता है। अच्छा, इसलिए जल्दी साइन लैंग्वेज कि जहाँ वो घर में रह रहा था, उसके साथ बात करने के लिए उसके पेरेंट्स नहीं समझ रहे, उसके दोस्त नहीं समझ रहे, उसको बहुत एफर्ट लगानी पड़ रही, तब भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। और आप देखिए साइन लैंग्वेज क्या है, जब वो गांव में रहता है उसे साइन लैंग्वेज नहीं मिलती है तो भूख है, खाना है, टॉयलेट जाना है, इतना थोड़ा बहुत बता लेगा वो। लेकिन उसके अंदर की और बहुत सारी अभिव्यक्ति, मुझे ये पसंद नहीं है, वहाँ जाना है, इस शहर में जाना है, उसके साइन लैंग्वेज वो कैसे डेवलप करेगा? तो यहाँ आने के बाद उसको हर शब्द का साइन लैंग्वेज मिलता है और इस तरह से वो अपनी हर बात करने के लिए एबल हो जाता है। तो उसको ये माहौल नेचुरली अच्छा लगता है। जैसे जो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को छोड़ते हैं, इतने दिन वो रखते हैं, तो उनकी क्या परेशानी रहती है जिसके कारण उनको यहाँ छोड़ना पड़ता है? सबसे पहला परेशानी तो यही होता है कि जब वो सामान्य स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, खासतौर से हियरिंग चैलेंज बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उससे वो जो माहौल नहीं मिल पा रहा है, उसकी तरफ जो पर्टिकुलर ध्यान नहीं दिया या टीचर को साइन लैंग्वेज नहीं आता, तो वो बच्चे वहाँ पे आगे बढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर रह जाएंगे। तो इस तरह की परेशानियां लेके पेरेंट्स आते हैं कि मैडम वहाँ पे इतने साल था लेकिन वो सीख नहीं पाया है, तो वो भी दिल में पत्थर रख के हॉस्टल में छोड़ते हैं। लेकिन हॉस्टल छोड़ने के बाद वो बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा आज बहुत सारी चीज़ें अपनी एक्सप्रेस करने लायक बन गया है। तो वो जो बच्चे आते हैं, जैसे आपने बोला कि ये सारी चीज़ें करते हैं, तो जब यहाँ वो छोड़ दिए हैं अपने बच्चे को, तो फिर जब वापस से उनको लेके जाते हैं और मिलने आते हैं बीच में, ऐसा कुछ? हाँ, ज़्यादातर क्योंकि सब दूर दराज गांव के हैं, तो वही होता है कि ओकेशनली जैसे दिवाली है, होली है, उसमें बच्चों को ले जाएंगे। 50% बच्चे होली में यहीं रहते हैं क्योंकि उनको लगता है हम घर जाके क्या करेंगे। तो एनवायरनमेंट फिर अच्छा नहीं लगता होगा, दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उनको तो अपने हाँ राइट, तो वो 2, 4, 6 दिन के लिए घर जाना चाहते, फिर आना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, कई बार लोग बोलते हैं कि आप समाज से अलग कर रहे हो या इनका एक समाज डेवलप कर रहे हो, कई बार ऐसी अवधारणाएं आती हैं। पर हमारे स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि हमने स्पेशल स्कूल बनाया है लेकिन हमने उनको समाज से अलग नहीं किया है, और उसके लिए हम समय समय पे DPS स्कूल, KPS स्कूल, NH गोयल, जितने भी स्कूल्स हैं उनकी एक विज़िट करवाते हैं। ये बच्चे वहाँ विज़िट करने जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। समय समय पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह सब मनाते हैं, तो जिससे कि क्या होता है, एक कम्युनिकेशन बना रहता है। और बच्चे जो पहले इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उनको कि हम इनके साथ कैसे बात करें, ये तो हमारी भाषा नहीं समझेंगे, तो अपने आप को पीछे रखते थे। तो इस तरह के आयोजन से मैंने देखा कि सब जगह पार्टिसिपेशन हम करवाते हैं, उन बच्चों का स्टेज उनको देते हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और वो समाज में कहीं भी अपने आप को कम महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आप जो ये संस्था चलाती हैं, आप कैसे मैनेज करती है? ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी संस्था है तो कॉस्ट वगैरह बहुत कुछ आपको देखना पड़ता होगा फाइनेंशियली, तो इसके लिए आप कैसे मैनेज करते हैं? सोमा जी, जब हम दिव्यांगों की बात करते हैं तो इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा धीरज की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की आवश्यकता है। तो जब हम इस संस्था संचालन की बात करते हैं तो जब हम 18 साल पहले भी मैं पब्लिक डोनेशंस एंड लोगों के जुड़ाव से, NGOs की मदद से ही संस्था को चला पा रही थी, और आज भी मैं पब्लिक के डोनेशन, CSR फंड्स हैं और कुछ हमारे स्कूल की स्कीम्स हैं, जैसे किसी बच्चे, मजदूर वर्ग का बच्चा है, वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हमने फ़ीस नहीं ले सकते, या हमारा है कि हम इस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा से जोड़ दें, तो हमने समाज के कुछ लोग ऐसे खड़े किए कि भाई एडॉप्टेशन स्कीम एक निकाली कि एक पहल कोपलवाणी संस्था अपनी तरफ से चलेगी और एक कदम आप भी चलिए। तो कुछ हमने उसमें 2000 रुपीज़ रखा हुआ है कि आप एक बच्चे का एडॉप्टेशन कीजिए, और इस तरह से हमको आर्थिक मदद भी मिल जाती है संस्था संचालन में, और पेरेंट्स जो हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा बच्चा एक अच्छी व्यवस्था में रह रहा है। तो एक ये है, और फिर जन्मदिन उत्सव वगैरह लोग मनाते हैं, खाना मनाते हैं, तो इस तरह से इसका हो रहा है। एंड CSR पर NGOs, हमें पब्लिक का सहयोग मुझे बहुत मिला है,
और मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी है कि 6-7 साल पहले का जो सिनारियो था और आज के सिनारियो में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अभी तो छोटे छोटे यंगस्टर्स आ रहे हैं अपने ग्रुप लेके, जो अपना पॉकेट मनी भी जोड़ते हैं और उससे कुछ ना कुछ आके बोलते हैं मैम हम क्या कर सकते हैं, वेट मशीन दे दीजिए, दवाइयाँ करवा दीजिए, स्वेटर्स करवा दीजिए, स्लीपर्स करवा दीजिए, पंखे हैं, कोई भी चीज़ें लगी रही हैं। तो इस तरह के हम उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको बताते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं और हमारे यहाँ सुविधाएं भी हो जाती हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लास्ट में बस ये पूछना चाहूँगी आपको कि लोगों को क्या आप एक मैसेज देंगी जो सभी वो बच्चों के लिए भी हो और उन पेरेंट्स के लिए भी हो? मैं बस ये बताना चाहूँगी कि दिव्यांग किसी भी तरह से उन्हें कम मत आंकें और उनमें बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हैं, उन्हें पहचानने की हमें आवश्यकता है। हम स्पेशल एजुकेटर्स बहुत कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते हैं उन बच्चों पे, लेकिन उसके अंदर में छुपी प्रतिभा को सामने लाने के लिए हम एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। जैसे कि आप अभी बाहर देखेंगे, हमारे यहाँ गौकरण पाटिल भी है, यदि उसके दोनों हैंड्स नहीं हैं और पैरों से वो पेंटिंग बना रहा है तो लेकिन वो बोल सुन भी नहीं सकता है। अब हमें क्या करना है उसके लिए? तो हमने एक जरिया बनाया कि तुम पेंटिंग्स बनाओ, वो पेंटिंग्स यहाँ कलेक्ट होती हैं और जैसे जैसे वो पेंटिंग यहाँ से सेल आउट होती है हम उसको पैसा उसको देते जाते हैं। तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, ना हमने गौकरण को पेंटिंग सिखाई और ना हमने कुछ, हमने एक माहौल क्रिएट किया कि कैसे इस तक रोज़गार पहुंच सकता है। तो आप भी अपने बच्चे को कम मत आंकिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपका बच्चे को साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है तो आप स्पेशल स्कूल में डालिए। आपका बच्चा अर्ली एज में आइडेंटिफाई हो गया, 2 साल 2.5 साल में आपको पता चल गया कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, हियरिंग एड जरूर लगवाइए, स्पीच थेरेपी करवाइए। और आपके यहाँ यदि स्पीच थेरेपी की व्यवस्था नहीं है और आपके यहाँ किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तब आप स्पेशल स्कूल भेजिए। नहीं तो उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, उससे उसको जोड़िए और बच्चे को समावेशी शिक्षा मतलब में इंक्लूजन में डालिए। आपने बहुत टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो इतने सारे अवार्ड्स हैं लेकिन आप मुझे सिर्फ 2-3 के बारे में बता दीजिए। देखिए, सेवा को सम्मान मिलता है और ऐसा है कि 18 सालों में जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मुझे अवार्ड मिल चुके हैं। और इसका सिर्फ एक ही वजह है कि हम दिव्यांगों के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवार्ड्स मिलते हैं। लॉयंस क्लब की तरफ से हैं, जेसीआई की तरफ से है, कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से हैं, कुछ एनजीओज़ की तरफ से हैं, सभी तरफ से अवार्ड्स मिले हुए हैं। वक्ता मंच है और भी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने सम्मानित किया है इस कार्य को देखते हुए स्कूल। और ये अवार्ड सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये पूरे स्कूल के अवार्ड है, क्योंकि इन बच्चों से ही हमारी शान है, जिसकी वजह से हम इसको अचीव कर पा रहे हैं। वाकई बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मैं देख पा रही हूँ जैसे पूरा ऊपर से नीचे तक अवार्ड भरे हुए हैं।